नमस्कार। खबर आई है कि जो वॉर चल रही है रशिया की और यूक्रेन की, उस वॉर में चाइना हथियार दे सकता है रशिया को। ऐसा बोला है एंटनी ब्लिंकन ने, जो कि अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। लेकिन अगर वो हथियार दे भी रहा है चाइना रशिया को, तो वो क्या प्रॉब्लम है वर्ल्ड के लिए? यस, प्रॉब्लम है, अमेरिका के लिए तो है। दो पावर्स हाथ मिला रही हैं। और इंडिया के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, यही बात करेंगे हम डॉक्टर मुक्तदिर खान साहब से। डॉक्टर मुक्तदिर खान इंटरनेशनल अफेयर्स के प्रोफेसर हैं, इंडियन हैं, बायो ओरिजिन, अमेरिका में रहते हैं, वहीं पर पढ़ाते हैं और इंटरनेशनल एक्सपर्ट भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहली चीज सर, रशिया चाइना अगर एक पेज पे आते दिख रहे हैं, तो इंडिया की पॉलिसी और इंडिया को वो कितना इग्नोर कर सकते हैं और इंडिया के लिए कितना बड़ा खतरा है? हाय, थैंक यू वेरी मच रोहित साहब। इस इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने के लिए आपने मुझे बुलाया। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम। और वो लोग जो मेराज की रात मना रहे हैं मुसलमान पिछले 2-3 दिन में, उनको भी मुबारक। और जो महाशिवरात्रि मना रहे थे उनको भी आई होप इट वेंट वेल। ये मीटिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी। आपको पता है कि बलून्स के एपिसोड के बाद एंथनी ब्लिंकन वाज सपोज टू गो टू रशिया और चाइना, और उन्होंने अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी थी। उस वक्त आप गौर करे होंगे कि किसी भी मीडिया ने ये बात को कवर नहीं किया था कि बट दे आर गोइंग टू मीट एनीवे इन म्यूनिक। आपको याद है जितना भी मीडिया कवरेज हुआ था कि ओ दिस मीटिंग हैज बीन कैंसल्ड, अमेरिका इज गेटिंग वेरी टफ विद चाइना, और अमेरिका वहां जाकर देयर इज नो, मतलब वो रीस्केड्यूल भी नहीं हुई थी मीटिंग। बट मुझे मतलब देखा कि ये ऑन द साइडलाइंस इनकी मुलाकात हुई। वांग यी जो चाइना के जो सबसे सीनियर, वहां पे फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर भी एक पोस्ट होती है जो वांग यी होल्ड करते हैं। और ब्लिंकन की मीटिंग हुई। जो अमेरिकन साइड से जो रीड आउट आया उसमें अमेरिका ने अपेरेंटली ब्लिंकन ने काफी सख्ती से बात की चाइना से, और 3 मुद्दों पे बात की। एक मुद्दा बलून्स का था, कहकर के बलून्स ने हमारे सॉवरेंटी को वायलेट किया है, अगर इस तरह से आप करेंगे तो हम सख्ती से पेश आएंगे। दूसरा, उन्होंने बेसिकली ये कहा कि इट इज इम्पोर्टेंट कि अमेरिका और चाइना के बीच में कम्युनिकेशन ताल्लुकात इस्टेब्लिश हो। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि हमें डर है कि चाइना इज गोइंग टू प्रोवाइड वेपन्स टू रशिया। चाइना की एक कंपनी पर अमेरिका ने ऑलरेडी सैंक्शंस लगा दिए हैं, जो यूक्रेन का रियल टाइम इंटेलिजेंस डेटा रशिया को दिया है और सोल्ड टू रशिया, यानी सैटेलाइट इंफॉर्मेशन या दूसरी इमेजरी, बेसिकली इमेजरी उसने रशिया को बेचा, उसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिया। तो जो ये बात कर रहे हैं ब्लिंकन, वो कह रहे हैं कि अमेरिका के पास रिपोर्ट्स ये है कि अमेरिकन सम चाइनीज कंपनीज आर प्लानिंग टू सेल लीथल सप्लाईज। तो उन्होंने कहा कि जो इंटेलिजेंस मिली है एंथनी ब्लिंकन और अमेरिका को, कि चाइना के पास कंपनीज आर ट्राइंग टू प्रोवाइड लीथल वेपन्स वगैरह, हथियार वगैरह रशिया के लिए। और अगर ये होता तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखिए, वेस्ट का सिचुएशन बहुत, क्या कहना चाहिए, बहुत ही ऑकवर्ड हो गया कि ये जंग खत्म ही नहीं हो रही है। 1 साल होने को आया है 24 को, तो 24 को 1 साल हो जाएगा। इसमें वेस्ट के काफी रिसोर्सेस खर्च हो रहे हैं, खासकर यूरोप का काफी नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिकली भी नुकसान हो रहा है, खर्चा भी हो रहा है, और उनकी जो खुद वेपन सप्लाईज है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, जिस तेजी से यूक्रेन हथियार खर्च कर रहा है। और अभी तक पूरी की पूरी वेस्ट रशिया के खिलाफ लगी हुई है, यानी हर मुल्क यूरोप का हथियार दे रहा है, यूक्रेन को सप्लाईज दे रहा है, पैसे दे रहा है, और रशिया के खिलाफ सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगे जा रहे हैं। तो रशिया की जो इंटरनल रिसोर्सेस है वो डिप्लीट होते जा रही है। लेकिन उसके बावजूद 1 साल से रशिया लड़ रहा है, और अभी काफी एग्रेसिव करंट अटैक्स हो रहे हैं ईस्टर्न यूक्रेन में। तो बेसिकली अगर चाइना के पास से अगर हथियार मिलना शुरू हो जाते हैं रशिया को, तो ये जंग इंडेफिनेटली चल सकती है। सो दैट इज द वेस्टर्न फियर, और इट विल आल्सो ब्रेक द वेस्ट। मतलब यूरोपियंस विल से कि भाई अब हम कब तक लड़ते रहेंगे। और इन दौरान चाइना ने एक नया शोशा भी छोड़ा है इंटरेस्टिंगली, कि 24 को जब 1 साल हो जाएगा, दे विल रिलीज ए पीस प्लान,
जो वो ऑलरेडी नेगोशिएट कर रहे हैं फ्रांस और जर्मनी के साथ, दे हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। मेरे ख्याल से बर्तानिया को भी उन्होंने वो प्लान बता दिया है और दे आर गोइंग टू अनरावल। अगर वो यानी शैलो किस्म की बातचीत होती है कि वो ऑल कंट्रीज शुड रेस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ, हमको पीस होना चाहिए, लेट्स रेस्पेक्ट रशियाज सिक्योरिटी इंटरेस्ट, लेट्स रेस्पेक्ट यूक्रेन सॉवरेंटी, अगर इस तरह की वो जनरल बातें करें तो कोई सीरियस नहीं लेगा। लेकिन अगर उसमें दम हो प्लान में, है ना, सीरियस स्टेप्स वाइज प्लान हो, तो इट विल एक्सपोज द फैक्ट कि वॉर मॉन्गरिंग वेस्ट से हो रही है। और ये वेस्ट में डर ये है कि इट विल लुक इन द ग्लोबल साउथ में एटलीस्ट ये बात एको होगी कि इट इज द वेस्ट विच इज पुशिंग द वॉर, नॉट रशिया। तो वेस्ट की जो सैंक्शंस है, जिसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटीज हो रही है ग्लोबल साउथ में, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कई इकोनॉमीज में ग्लोबल साउथ के, दे विल गेट वेरी अपसेट अबाउट इट। तो वेस्ट के लिए इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक, और वेस्ट के इंटरनल प्रॉब्लम्स भी होंगे, ऑपोजिशन पार्टीज वगैरह को मजीद हथियार मिल जाएगा टू अटैक देयर ओन गवर्नमेंट, सेइंग कि भाई आप क्या कर रहे हैं। सो दिस मीटिंग जो हुई है वैंग यी और ब्लिंकन के बीच में, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपको एक दो आंकड़े बताता हूँ रोहित साहब, जो शायद इंडिया में ज्यादा मीडिया कवर नहीं करेगी। इस साल इंडिया का बेस्ट ट्रेडिंग ईयर रहा है रशिया के साथ। अगर आप 2-3 साल पहले चले जाएं तो शायद $1-2 बिलियन का ट्रेड होता था। फिर जब से ये जंग शुरू हुई तो इट जंप टू 21 लास्ट ईयर, और इस बार तकरीबन $35 बिलियन का ट्रेड हुआ है, एंड इट्स मोस्टली वन वे। यानी सबसे बेसिकली इंडिया तेल खरीद रहा है रशिया से, और उसके और इंडिया नाउ रशिया हैज बिकम नंबर 1 सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया। मतलब वो इराक को भी ओवरटेक कर लिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, सबसे ज्यादा रशिया। सो बट अगर आप इस साल का चाइना और रशिया का ट्रेड देखेंगे, इट्स 190 बिलियन, 190, तकरीबन 6 गुना ज्यादा इंडिया से। और $190 बिलियन में अब रशिया हैज बिकम चाइना के लिए भी द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल। पहले सऊदी अरेबिया होता था क्रूड ऑयल, अब ये ज्यादा सप्लाई। लेकिन चाइना से एक्सपोर्ट्स भी हैं to Russia. It's not just importing oil, it's also exporting. कोल भी खरीद रहा है चाइना। सो व्हाट हैज हैपेंड इज कि चाइना और इंडिया बेसिकली मिलकर रशिया को वो पैसे दिए हैं जो ये जंग में इस्तेमाल रशिया कर रहा है एज फार एज द वेस्ट इज कंसर्न। लेकिन अगर चाइना फाइंड्स अ वे, दिस इज वेयर द बैटल फॉर रशिया चल रही है, इंडिया और चाइना के बीच में ये कॉन्टेस्ट। अगर रशिया को हथियार पहुंचा देता है चाइना किसी तरह, then it is very clear रशिया के लिए कि in our moment of trouble China was a better friend than India। क्योंकि अगर चाइना से हथियार आए और इंडिया से हथियार नहीं आए, ऑन टॉप ऑफ दैट अगर देखिए अब चाइना का तो पीस प्रोसेस चाइना ने अपनी इनिशिएटिव पे लिया है। अब ये जो आ रहे हैं इंडिया को, ओलाफ शोल्ज जो जर्मन चांसलर है, he is trying to say कि इंडिया की आवाज मॉस्को में गूंजती है and therefore India should also come up। So इंडिया अगर वेस्ट का प्रपोज पीस प्लान की वॉइस बन जाती है, then you will see that India is with the West and negotiating with Russia. China is not with the West and negotiating for peace। तो उसमें चाइना की डिप्लोमेटिक पोजीशन विल बिकम मच स्ट्रॉन्गर देन इंडिया। ट्रेड तो ज्यादा है ही। सो इफ यू आर पुटिन, अगर आप नंबर्स देख रहे हैं, इधर 35 है, इधर 200 है, तो द डिफरेंस इज प्रीटी स्टार्क। सो लोगों का जो एस्टिमेट है कि वन ऑफ द रीजंस व्हाई इंडिया हैज रिमेन न्यूट्रल इज बिकॉज इट डज नॉट वांट टू लूज रशिया। पूरी तरह से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो रशिया के साथ जो हिस्टोरिकल ताल्लुकात थे वो सारे जाया हो जाएंगे वेस्ट। लेकिन दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग और क्रिटिकल मोमेंट। और ये जब नंबर्स अभी आ रहे हैं, ये नंबर्स आज पिछले 2 दिन से रिलीज हो रहे हैं 2022 के डेटा वगैरह। और सबसे इंटरेस्टिंग डेटा चाइना को लेकर ये है कि ये दिस हैज बीन द बेस्ट ईयर ऑफ यूएस चाइना ट्रेड। 690 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ है इस साल यूएस और चाइना में। तो अब जो लोग, जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस की लॉबी है अमेरिका में, दे आर गोइंग टू पुट प्रेशर ऑन द
द एडमिनिस्ट्रेशन कि आप अपनी रेटरिक टोन डाउन करें, जो आप चाइना की तरफ है, वी आर मेकिंग सो मच। बट जो चाइना के साथ जो ट्रेड बढ़ा है, उसका सबसे इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि अमेरिका के एक्सपोर्ट्स भी बहुत बढ़ गए हैं। यानी अमेरिका एक्सपोर्टेड $151 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स टू चाइना। तो जो चाइना का जो बिजनेस लॉबी है अमेरिका में, इट इज क्वाइट प्रो चाइना। और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अभी सडनली अपनी टफ स्टांस जो लिया है, दैट इज बिकॉज दे आर गेटिंग हैमर्ड बाय द रिपब्लिकन्स कि ये चाइना पर वीक है, चाइना पर वीक है, चाइना पर वीक है। क्योंकि जो दोनों बंदे हैं ना, ब्लिंकन और सलिवन, अगर आप इनकी बिटवीन जब डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे, अगर आप इनकी एक्टिविटीज पे गौर करेंगे ब्लिंकन की, और दे वर एसोसिएटेड विथ सर्टेन कंसल्टिंग फर्म्स, जेक सलिवन तो येल में पढ़ा रहे थे, विच आर फ्रेंडलियर टू चाइना। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा था शुरू में बाइडेन का, सो देयर वाज दिस परसेप्शन कि अरे ये तो वेरी प्रो चाइना एडमिनिस्ट्रेशन आने वाला है। लेकिन रिपब्लिकन्स के क्रिटिसिज्म के वजह से, खासतौर से बलून के मसले पर, पिछले एक महीने से आप कह सकते हैं कि अमेरिका की रेटरिक, और वो जो ताइवान के मसले पर जो नैन्सी पेलोसी ने किया, तो उससे रेटरिक बढ़ रही है। तो व्हाट हैज हैपेंड इज कि ये जो ट्रायंगल है इंडिया चाइना रशिया का, और इंडिया अमेरिका रशिया का, it has become far more complicated and interesting because suddenly China is stepping up। पिछले ये खासतौर से इस म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में जो चीजें उन्होंने अनाउंस की हैं, खासतौर से वो पीस प्लान, 24 को पता चलेगा कि उस पीस प्लान में दम है या नहीं। इससे पहले चाइना के जितने भी इस तरह के बयान आते थे ना, वो बहुत जेनरिक थे। ऐसा लगता था कि कोई वो चैट जीपीटी ने लिख दिया है इनके लिए और वो जेनरिक प्रोग्राम टाइप थी जिसमें सब्सटेंस ही नहीं होता। आप देख के प्लान को कर, अरे वाह, इसमें तो देयर इज अ वे आउट फॉर एवरीबॉडी। वैसा अगर प्लान है तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी प्रेशर ऑन द वेस्ट, because suddenly the west will look as aggressive war mongering। यहाँ पे जितना प्रोपेगेंडा होता है ना कि यही मुल्क हैं, रशिया, चाइना और इंडिया, जो ईरान, रशिया, चाइना, ईरान, जो अग्रेसिव मुल्क हैं, who are out of the trade। और इस एक और बात ऐड कर देना चाहता हूं कि रशिया और ईरान के बीच में भी वेपन्स का नेगोशिएशंस बढ़ रहे हैं, और द डिस्कशन इज के शायद तकरीबन $10 बिलियन का के हथियार का, इट इज नॉट वेरी क्लियर रिपोर्ट से कि ये ट्रेड होगा या बार्टर होगा, बट इट इज वेरी क्लियर कि रशिया 24 Su-35 बेच रहा है या दे रहा है चाइना को, ईरान को, और इस महीने के आखिर तक वो आ जाएंगे, और ईरान उनको ड्रोन्स वगैरह प्रोवाइड करते रहेगा। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये एक नेक्सस तो बन जा रहा है ना इन मुल्कों का, कि रशिया, चाइना, ईरान, outside the western parameter, India का situation is where are you? If you are the best friend of Russia, और ईरान के साथ भी इंडिया के ताल्लुकात अच्छे थे, चाइना के साथ भी अच्छे थे, बट 2020 से काफी खराब हो चुके हैं। राइट सर, एक चीज के ये जो हम देख पा रहे हैं सारा का सारा डेवलपमेंट, चाइना, रशिया दोनों करीब आ रहे हैं। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जो हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस समय मैग्निफिसेंट फॉरेन पॉलिसी, शायद जयशंकर जैसे फॉरेन मिनिस्टर मिलना आसान नहीं था। किस्मत माने जो बोले, मतलब मिल गए। इस समय चाइना जो करे, रशिया हमारे साथ है, और साथ में अमेरिका भी हमारे साथ है। बोथ द कंट्रीज आर ट्राइंग टू वू। इसका क्रेडिट तो जयशंकर को देना चाहूंगा मैं। लेकिन क्या ये इंडिया के लिए कहीं खतरा है कि हमारे आर्च राइवल चाइना की ओर जाता दिख रहा है रशिया? देखिए, जो कहते हैं ना कि स्मार्ट मनी, वेयर इज द स्मार्ट मनी गोइंग? स्मार्ट मनी की ये अजम्पशन है कि अगर रशिया जंग हार जाता है, देन इट विल एंड अप बिकमिंग ए वैसल स्टेट ऑफ चाइना। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस एक जेल की तरह है। जब आप जेल में जाते हैं, न्यूट्रल रहना बहुत मुश्किल है। अगर आप न्यूट्रल हैं तो आपको सब एक्सप्लॉइट करेंगे, अनलेस आप सबसे बड़े दादा हो, राइट? आप सबकी पिटाई कर सकते। अगर आप सबकी पिटाई नहीं कर सकते तो जो कमजोर होते हैं वो किसी ना किसी के बेसिकली बेगम बन के रहते हैं जेल में। दे आर सपोज टू हैव अ क्लाइंट स्टेट।
तो इंटरनेशनल रिलेशंस में भी रशिया अगर हार जाएगा जंग, तो इट विल बी लाइक ए वीक पर्सन इन ए प्रिजन, वेयर वेस्ट उसके ऊपर सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाएगी और उसको नंगा कर देगी, जिस तरह जर्मनी को किया था वर्ल्ड वॉर वन के बाद। दे विल मेक रशिया पे फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूक्रेन। $1-2 ट्रिलियन की बिल वो रशिया पर थपा देंगे, एंड रशिया विल बी सफरिंग फ्रॉम इकोनॉमिक आइसोलेशन। उसके बाद ये वो उसका बुरा हाल होने वाला है। तो उस सूरत हाल में व्हाट विल रशिया डू? वो बेसिकली वो जेल में किसी एक गैंग के साथ जाके बोलेगी ठीक है मैं आपकी गुलामी कर लेती हूँ, ताकि दोनों की गुलामी ना कर सके। So it will become a vassal state where China will protect it, UN Security Council में भी, international affairs में भी, और trade वगैरह के through. But it will be all on China's terms. मतलब it will be like the second North Korea. जिस तरह नॉर्थ कोरिया है उस तरह हाल हो सकता है रशिया if it loses the war and becomes a pariah state. So it is रशिया के इंटरेस्ट में है कि it comes out of this war in a negotiated settlement. इसके वजह से it does not get fully isolated and excluded from the system, international system. तो वहां पे इंडिया can play the key role कि it can prevent the international system from excluding Russia from इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह। अगर इंडिया डट जाता है ना, चाइना और इंडिया डट जाते हैं कि नहीं हम ट्रेड करके रहेंगे चाइना के साथ, हम उसको भूखा, रशिया को भूखा नहीं मारेंगे, देन द वेस्ट इज नॉट। आपने ये बयान सुना कि जो जयशंकर साहब की जो कमेंट्स थे, जो जॉर्ज शूल्स ने म्यूनिक में रिपीट किए कि one of the problems is कि Europe thinks that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problem. तो वो तो काफी एको हो रहा है ना उस स्टेटमेंट में। अगर आप वो ओरिजिनल वीडियो देखे डॉक्टर जयशंकर का, तो he goes forward to say कि the West has to realize कि the West is not the core anymore. दुनिया पिवट हो चुकी है। The center, the core of the world has moved out of Europe. It is in Asia. इसलिए तो ओबामा ने पिवट टू एशिया किया था। तो पिवट टू एशिया, इंडो पैसिफिक इसलिए आए बिकॉज द कोर ऑफ द वर्ल्ड हैज मूव्ड। अगर आप टॉप के 5 इकोनॉमीज को ले लें, सारे एशिया में बैठे हैं अमेरिका के अलावा, राइट? सो दैट इज व्हाई अगर इंडिया और चाइना डट जाते हैं, देन रशिया के लिए इट विल बी ए होप टू रिमेन इन द सिस्टम even if it loses a war to Ukraine and whatever win or lose कहे। But otherwise, तो मेरे ख्याल से रशिया को बचाने शायद इंडिया एंड चाइना में come together in some ways, and it is very important for India to do that। मतलब अगर इंडिया रशिया को छोड़ के अगर अमेरिका के साथ चले, देखिए मैं थोड़ा एक सेक्सिस्ट कमेंट करने जा रहा हूँ। जब हम किसी के पीछे दौड़ते हैं, जैसा कि मेरी बेगम को मेरे बारे में सब कुछ अच्छा लगता था, लेकिन शादी के बाद मैं सडनली इनकॉम्पिटेंट हो गया, मुझे कपड़े भी पहनना नहीं आता। आप ये शर्ट के साथ ये पैंट पहनेंगे, आर यू गोइंग टू वेयर दैट बेल्ट, आर यू गोइंग, अरे मैं बिल्कुल ही जैसा कि आई वाज नोबडी, आई कांट डू एनीथिंग। शादी से पहले तो हर चीज पसंद आती थी। तो अमेरिका के साथ भी वैसा है। जिस दिन अमेरिका से इंडिया शादी करेगा, उस दिन से अमेरिका विल स्टार्ट डोमिनेटिंग इंडिया। कहेगा कि तुम ये करो, इंटरनल एक्सटर्नल पूरी की पूरी डिक्टेशंस आना शुरू हो जाएंगे। वाश अब जब तक ये बाहर है ना, इसको कोट कर रही है अमेरिका, कोटिंग इट एंड बेसिकली बहुत दूसरी चीजें भी बर्दाश्त कर रही है, ट्रेड को लेकर भी और ये रशिया के पोजीशन पर भी। सो दिस इज द कोटिंग सीजन, और सो इंडिया शुड बी वेरी केयरफुल to know that once we are an ally of America, a former ally, then things will be very different. America will be very aggressively dictatorial. ये फ्रांस से बात करके पूछ लें, जर्मनी से पूछ लें, ब्रिटेन से पूछ लें, किस तरह से अमेरिका उनको बातें में तो अकोमोडेट करता है, लेकिन बहुत एग्रेसिवली डिक्टेट करता है। जब मैक्रॉन यहाँ आए थे 2-3 महीने पहले, वो बहुत अपसेट थे, क्योंकि अमेरिका ने जो इन्फ्लेशन रिडक्शन बिल पास की थी यहाँ पर, उसमें जो सब्सिडीज दी है टू एनवायरमेंटल कंपनीज, इट्स बेसिकली गोइंग टू सक ऑल द एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी कंपनीज आउट ऑफ यूरोप। से यूरोप बहुत नुकसान हो रहा है उस बिल से, दे आर नॉट एबल टू रेजिस्ट। और ये हथियार जो चल रहे हैं यूक्रेन को, it's not helping the European security scenario, and it's not helping Europe's क्या कह सकते इंडस्ट्री
जो फायदा हो रहा है वो अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्री को हो रहा है। राइट। अच्छा सर, एक चीज और कि यूरोप को और अमेरिका को आईना दिखाना, जिस तरीके की बात जयशंकर साहब बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पिछले 70 साल में तो कोई आया नहीं, आगे भी आना टफ था। जयशंकर हैज बीन अ वंडरफुल पिक, और इस बात को सब मान रहे हैं कि ही हैज बीन स्पीकिंग वंडरफुली, और जो बोल रहे हैं उससे इंडिया की वैल्यू बढ़ती दिख रही है। वहां दूसरी तरफ अमेरिका हैज बीन ट्राइंग टू वू इंडिया अगेन एंड अगेन। F-35 इंडिया में लैंड किया, और साथ में ये अभी अभी हाल में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पे एक नया पुश दिया जा रहा है। लॉन्ग टर्म में हम एक थर्ड पोल बन के अमेरिका के ज्यादा करीब दिखेंगे या रशिया के? देखिए, बातें तो काफी हुई, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा जितना अमेरिका का सडनली हुआ है पिछले एक हफ्ते में, ये जो हवाई जहाजें खरीदी हैं टाटाज ने 470 प्लेन्स, वो 200 इंडिगो ने 500 देना, या तो अभी इंडिगो की बात नहीं हुई है। बोइंग, जिससे बोइंग का जो फायदा 1 मिलियन जॉब्स अमेरिका में क्रिएट कर दिए। That one deal, that's what Biden said ना, it's going to create 1 million jobs in India. तो हाँ, अगर इंडिगो का भी ऐड करें तो 2 मिलियन जॉब्स तो यहाँ पर, मतलब लाइक सेइंग 20 लाख, यानी एक इंडिया के साइज के शहर को नौकरी मिल गई। सो इफ यू लुक एट इट, इंडिया अमेरिका का जितना फायदा हुआ है पिछले, किसी का भी नहीं हुआ होगा उसका, इवन दो द अमाउंट इन मे बी दोनों डील मिला के टोटल माइट बी अबाउट 120 बिलियन 130, और उसका आधा अमेरिका को आ रहा है और आधा जो है सो फ्रांस और ब्रिटानिया को जाएगा एयरबस के लिए। बट इट इज ऑल्सो, देखिए बीच में 2-3 साल में बोइंग का थोड़ा इमेज खराब हो गया था, आपको याद है, बिकॉज ऑफ 1-2 प्लेन क्रैश वगैरह हुए थे जिसकी वजह से। नाउ दिस हैज काइंड ऑफ रिवाइव्ड देयर मैसिव, इंडिया इज प्रोवाइडिंग जॉब्स। तो इस डील में यू कैन आल्सो आर्ग्यू कि सिर्फ इंडिया इज नॉट बेनिफिटिंग, अमेरिका इज आल्सो बेनिफिटिंग। और जो जयशंकर साहब की बात है, मतलब ही बेसिकली वांट्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड व्हिच इज अ कोड फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ अमेरिका's डोमिनेशन। तो अमेरिका की भी वही हैसियत हो जो यूरोप की हो और इंडिया की हो। सो बेसिकली द वे डॉक्टर जयशंकर सीज द वर्ल्ड इज मल्टीपोलर वर्ल्ड, जिसमें अमेरिका भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, यूरोप भी है, हम भी है, जापान भी है। आई मीन these are the powers that he actually mentions, नाम से, मतलब उनकी किताब में भी ये कॉन्सेप्ट है। So he sees के that's why इंडिया और जापान, मतलब he was an ambassador to Japan, but इंडिया और जापान के अलग ताल्लुकात भी बढ़ाना चाहते हैं, because it is also a major power in Asia, second biggest economy है वो एशिया की। So he sees this world as player, तो because the world is, it's like saying कि भाई आप बोर्ड रूम बना रहे हैं, बोर्ड रूम में कितने कुर्सियां रखेंगे आप? अगर सिर्फ 2 रख रहे हैं, चाइना और यूएस, तो हम क्या करेंगे? क्या बाहर बैठ के खिड़की में से झांकेंगे? हाँ, अगर बोर्ड रूम के टेबल पे 6 कुर्सियां रख रहे हैं तो 6टी इंडिया को मिल जाएगी। दैट इज हिज आर्गुमेंट। वी वांट टू बी एट द टेबल बिकॉज इट्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। भाई, एंड दिस मल्टीपोलर वर्ल्ड, इसी पे नजर है सबकी, इंडिया की भी। हालांकि इंडिया को अब तक सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट नहीं मिली है। क्या इंडिया को परवाह भी है उस परमानेंट सीट की? बोलते बहुत है कि यस इंडिया वांट्स इट, मैं भी बोलता हूं इंडिया वांट्स इट, लेकिन पिछली करीब मैं 10 या 20 मीटिंग्स देख सकता हूं बड़े लीडर्स से, हमारे प्राइम मिनिस्टर की, हमारे फॉरेन मिनिस्टर की, उन्होंने इंडिया की बेनिफिट्स पे, इंडिया के फायदों पे ज्यादा बात की है, और सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट पे शायद बहुत कम बात की है। मुख्तार के साथ से फाइनल स्टेटमेंट लेना चाहूंगा कि इज इंडिया सीरियस फॉर दैट सीट? देखिए, इंडिया इज सीरियस, इसलिए वो कॉन्फ्रेंस उन्होंने होल्ड किया था दिसंबर में, जिसको कहा था कि रीओरिएंटिंग मल्टीलैटरल गवर्नेंस करके, जिस वाज चेयर्ड बाय जयशंकर साहब, खुद आए थे इस कॉन्फ्रेंस को। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो रशिया यूक्रेन की जंग है, दैट ओनली एक्सपोज द इनइफेक्टिवनेस ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसकी इररेलेवेंस सामने आ गई। तो मुझे लगता है कि बाय द टाइम इंडिया गेट्स दैट सीट, UN will become further irrelevant, और इंडिया का independent status as an important leader in G20, as an important voice in SCO,
उसकी ज्यादा अहमियत है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से जयशंकर साहब ने खुद कहा है ये कि अगर यूएन को रिफॉर्म नहीं करे तो G20 विल बिकम द गो टू प्लेस। राइट सर, G20 वही काम करता देख रहा है। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग सर, उम्मीद है जल्दी ये डिस्कशन और करेंगे आपके साथ। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद सर, जय हिंद सर। थैंक यू सर।